जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है शिवम और आप सभी देखना शुरू कर चुके हैं वर्ल्ड एट ईगल व्यू। दोस्तों, आज के पार्ट में हम जानेंगे कि पाकिस्तान में देसी रियासतों और ब्रिटिश प्रांतों का विलय कैसे हुआ और कौन-कौन सी वो रियासतें थी जो पाकिस्तान में जुड़ना चाहती थी और कौन सी वो रियासत थी जिसे पाकिस्तान खुद में मिलाना चाहता था। और फिर ऐसा क्या हुआ कि जो रियासतें पाकिस्तान चाहता था वो पाकिस्तान में नहीं मिली, या जो रियासत पाकिस्तान में मिलना चाहती थी वो मिली या नहीं, इन सब पर हम बात करेंगे। लेकिन मेरे जिस भी दोस्त ने इस सीरीज का पहला पार्ट यानी पाकिस्तान की विचारधारा का जन्म कैसे हुआ और पाकिस्तान का नक्शा कैसे बना उसको नहीं देखा है तो पहले उस वीडियो को देखें और उसके बाद इस वीडियो को देखें, ताकि आप पाकिस्तान का पूरा इतिहास एक सीक्वेंस में समझ पाए। आप लोगों के लिए मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दे दिया है और साथ ही साथ वीडियो के अंत में भी उस वीडियो का लिंक दे दूंगा। जरूर देखें ताकि पाकिस्तान का इतिहास अच्छे से समझ पाए। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, पाकिस्तान में प्रांतों एवं देसी रियासतों का विलय। 3 जून 1947। 3 जून 1947 वो तारीख जो भारत और पाकिस्तान दोनों के इतिहास में सबसे जरूरी तारीख है, क्योंकि 3 जून 1947 को माउंटबेटन प्लान भारत आया। माउंटबेटन प्लान भारत आया और उसने इस जमीन के दो टुकड़े कर दिए, एक भारत और एक पाकिस्तान। मगर हम अगर सही में देखें तो क्या सिर्फ दो टुकड़े किए गए या सिर्फ दो देश आजाद हुए? मेरे हिसाब से मैं कहूंगा नहीं, ऐसा नहीं था। सिर्फ दो देश आजाद नहीं हो रहे थे, 565 देसी रियासतें भी आजाद हुई। और 565 देसी रियासतें आजाद हुई, इसका मतलब है कि शायद 565 देश और आजाद होते, मगर मोहम्मद अली जिन्ना और सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी और जितने भी बड़े लीडर्स थे, उनकी वजह से अंत में ये 565 देसी रियासतें सिर्फ दो देश नहीं बनी। और ये 565 देसी रियासतें आज़ाद इसलिए हो रही थी क्योंकि ब्रिटिशर्स ने भारत और पाकिस्तान को आज़ाद करने के साथ साथ ही लैप्स ऑफ पैरामाउंसी का भी ऐलान कर दिया था। लैप्स ऑफ पैरामाउंसी को अगर हम आसान शब्दों में समझें तो इसका मतलब है कि जो भी देसी रियासत थी और ब्रिटिश साम्राज्य के अंडर आती थी, अब वो सारी की सारी आज़ाद हैं। वो अपने आप में एक सॉवरन रिपब्लिक स्टेट है या डेमोक्रेटिक स्टेट बने, चाहे वो चाहें तो किंगशिप को ही अपनाकर मोनार्की स्टेट्स में भी रह सकती हैं या ऑटोक्रेटिक स्टेट में भी रह सकती हैं। मतलब कि अब जो देसी रियासतें थी उनके पास तीन ऑप्शन था। पहला, चाहे तो पाकिस्तान में जुड़े, चाहे भारत में जुड़े, या फिर आज़ाद रहकर अपने आप को एक इंडिपेंडेंट नेशन के तौर पर दुनिया के नक्शे पर ले आए। और मेरा मानना ये है कि इसी लैप्स ऑफ पैरामाउंसी ने ही जन्म दिया भारत और पाकिस्तान के बीच में होने वाली जंगों को। इसी लैप्स ऑफ पैरामाउंसी ने जन्म दिया भारत और पाकिस्तान में विवादों को। इसी लैप्स ऑफ पैरामाउंसी ने जन्म दिया 1948, 1965, 1971 तो नहीं कह सकते, मगर 1999 की जंग का। तो दोस्तों, चलिए बात कर लेते हैं राज्यों के विलय के बारे में। तो सबसे पहले ब्रिटिशर्स ने पंजाब और बंगाल दोनों को दो टुकड़ों में बांट दिया, जिसमें से एक टुकड़ा पाकिस्तान को दिया और एक टुकड़ा भारत को दिया। पंजाब का एक हिस्सा भारत में आया और बंगाल का भी एक हिस्सा भारत में आया। पंजाब का एक हिस्सा पाकिस्तान में गया, बंगाल का भी एक हिस्सा पंजाब में गया। लेकिन बंगाल के उस हिस्से के साथ साथ असम के सिलहट जिले में ब्रिटिशर्स ने रेफरेंडम कराया। रेफरेंडम करा के सिलहट को भी पूर्वी बंगाल में जोड़ दिया गया, जो कि अंत में पूर्वी पाकिस्तान बना। अब बात आती है नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस की। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस अब्दुल गफ्फार खान के अंडर में था और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में रेफरेंडम कराया जाता है और रेफरेंडम के बाद 90% लोग पाकिस्तान के हक में वोट देते हैं और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर को पाकिस्तान में मिला लिया जाता है। फिर सिंध असेंबली का सेशन होता है। सिंध असेंबली सेशन में मेजोरिटी पाकिस्तान के हक में जाती है और सिंध को भी पाकिस्तान में मिला दिया जाता है। और बात आती है बलूचिस्तान की।
बलूचिस्तान एक ऐसा इलाका जिसके कुछ लीडर्स भारत के हक में थे और कुछ लीडर्स पाकिस्तान के हक में थे। मगर अंत में बलूचिस्तान कमिटी पार्टी और रॉयल काउंसिल की कई बार मीटिंग होती है, जॉइंट सेशंस होते हैं और अंत में थोड़ी हाँ थोड़ी ना के साथ बलूचिस्तान भी पाकिस्तान में मिल जाता है। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं उन रियासतों की जो पहले पाकिस्तान में जुड़ना चाहती थी, जिसमें पहला नाम आता है जोधपुर रियासत का। जोधपुर रियासत अपने आप में एक बहुत बड़ी रियासत थी, क्योंकि जोधपुर रियासत के प्रभाव में और रियासतें थी और कहीं ना कहीं जोधपुर रियासत के अंडर में आधा राजस्थान आता था, डायरेक्टली कहीं या इनडायरेक्टली, लेकिन आता जरूर था, क्योंकि उसके आसपास के जितने भी राजा थे, जैसे बीकानेर के राजा, वो लोग कहीं ना कहीं जोधपुर रियासत के ही प्रभाव में ही रहते थे। और उस वक्त जोधपुर के राजा थे राजा हनवंत सिंह। राजा हनवंत सिंह पहले मोहम्मद अली जिन्ना से मिलते हैं, उनके सामने पाकिस्तान में मिलने की अपनी शर्तें रखते हैं और मोहम्मद अली जिन्ना उन शर्तों को स्वीकार भी कर लेते हैं। मगर पता नहीं क्या राजा के मन में आता है और राजा माउंटबेटन से मिलने चले जाते हैं। माउंटबेटन से जब वो मिलते हैं तो माउंटबेटन उन्हें पटेल से मिलने की सलाह देते हैं, मतलब सरदार वल्लभ भाई पटेल से मिलने की सलाह देते हैं और राजा हनुमंत सिंह सरदार वल्लभ भाई पटेल से मिलते हैं और उसके बाद वो ये फैसला करते हैं कि जोधपुर रियासत और उसके आसपास की जितनी रियासतें हैं उन सारी रियासतों का विलय पाकिस्तान में न होकर के भारत में होगा। इस तरह जोधपुर और जोधपुर के साथ आधा राजस्थान भारत के हिस्से में आता है, पाकिस्तान के हिस्से नहीं जाता है। दूसरी रियासत भोपाल रियासत। भोपाल रियासत के नवाब थे नवाब हमीदुल्ला। नवाब हमीदुल्ला के बारे में ये कहा जाता है कि नवाब हमीदुल्ला मोहम्मद अली जिन्ना के काफी करीबी थे और मोहम्मद अली जिन्ना ने उन्हें पाकिस्तान में सेक्रेटरी पद का ऑफर दिया था, मगर राजपाट के कारण वो जा नहीं पाते हैं और नवाब हमीदुल्ला की पहली पसंद थी भोपाल रियासत को आजाद रखने की, मगर उनका ये भी मानना था कि अगर वो भोपाल को आजाद नहीं रख पाते हैं तो वो अपनी दूसरी पसंद पाकिस्तान की तरफ जाना चाहते थे, न कि भारत की तरफ। अंत में उनका भी हृदय बदलता है या उनके भी एहसासात बदलते हैं और फिर वो भोपाल रियासत का विलय पाकिस्तान से छोड़कर हिंदुस्तान में करते हैं। इस तरह भोपाल भी भारत का हिस्सा हो जाती है। तीसरी रियासत जूनागढ़ रियासत। जूनागढ़ रियासत तो वो रियासत थी जिसने ऐलान ही कर दिया था कि हम भारत में नहीं सीधे पाकिस्तान जाएंगे या पाकिस्तान में जुड़ेंगे। तो 15 अगस्त 1947 को जूनागढ़ रियासत ऐलान करती है कि हम पाकिस्तान में जुड़ेंगे और 17 अगस्त 1947 को दिल्ली में रियासती मामलों के मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को ये पता चलता है कि जूनागढ़ ने ऐलान कर दिया है कि हम पाकिस्तान में मिलेंगे। तो इस चीज को पलटने के लिए और इस विषय में बात करने के लिए 19 सितंबर को वीपी मेनन रियासती मामलों के सेक्रेटरी भारत के जूनागढ़ के महाराज से मिलने जाते हैं, मगर जूनागढ़ के महाराज उनसे नहीं मिलते हैं। उनसे मिलने के लिए जूनागढ़ के दीवान शाहनवाज भुट्टो आते हैं। शाहनवाज भुट्टो के बारे में एक बात आपको मैं बताता चलूं कि शाहनवाज भुट्टो बेनजीर भुट्टो के दादाजी थे, जो कि पाकिस्तान की पूर्व प्रधानमंत्री थी या पहले प्राइम मिनिस्टर रह चुकी हैं। वीपी मेनन और शाहनवाज भुट्टो की मुलाकात का कोई मतलब नहीं निकलता है, उसमें कोई भी रिजल्ट नहीं आता है और वीपी मेनन वापस दिल्ली लौट जाते हैं। फिर उसके बाद भारत सरकार जूनागढ़ की नाकाबंदी करवाती है। नाकाबंदी को देखते हुए जूनागढ़ के नवाब या महाराज मोहम्मद महाबत खान जी जूनागढ़ छोड़ के कराची भाग जाते हैं और जूनागढ़ रियासत की पूरी जिम्मेदारी अपने दीवान शाहनवाज भुट्टो के हाथ में छोड़ देते हैं और अंत में शाहनवाज भुट्टो भी 7 नवंबर 1947 को भारत सरकार को पेशकश करते हैं कि भारत सरकार आए और जूनागढ़ को भारत में मिला ले, और भारत सरकार जाती है और जूनागढ़ को भारत में मिला लेती है। लेकिन उसके बाद भी फरवरी 1948 में भारत सरकार वहां पे रायशुमारी कराती है। रायशुमारी में पूरी जनता एक तरफा भारत की तरफ ही वोट कर देती है। मैंने आपको ये सारी बातें बताई, मगर मैं आप सबको एक बात साफ कर देना चाहता हूँ। जो लोग ये सोचते हैं कि शायद हैदराबाद पाकिस्तान की ओर मिलना चाहता था, तो ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि हैदराबाद भारत में उस वक्त सबसे बड़ी और सबसे रिचेस्ट रियासत थी, सबसे अमीर रियासत हुआ करती थी। हैदराबाद के इंटरेस्ट जरूर पाकिस्तान की तरफ थे, मगर
हैदराबाद कभी पाकिस्तान में जुड़ना नहीं चाहता था, इवन हैदराबाद भारत में भी नहीं जुड़ना चाहता था, मगर सरदार वल्लभ भाई पटेल हैदराबाद को पेशकश करते हैं कि हैदराबाद आए और भारत में जुड़े, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हैदराबाद जुड़ने से मना कर देता है। अंत में हैदराबाद के ऊपर मिलिट्री एक्शन होता है। रजाकारों की फौज 3 दिन के अंदर घुटने टेक देती है और अंत में हैदराबाद को मिलिट्री एक्शन के द्वारा भारत में मिला दिया जाता है। अब बात आती है चौथी रियासत, और एक ऐसी रियासत जिसे पाकिस्तान चाहता था कि हम अपने देश में मिलाएं, जो थी कश्मीर रियासत। लेकिन दोस्तों, कश्मीर की जो बात है वो किसी एक वीडियो के एक भाग में नहीं आ सकती। मुझे उसके लिए पूरा एक अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा, जो कि मैं अपने थर्ड पार्ट में लेकर आऊंगा। मगर मैं अभी आपके लिए कश्मीर का इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, ताकि आपको कश्मीर मुद्दा भी समझना आसान हो जाए। तो कश्मीर रियासत, जिसमें राज कर रहे थे राजा हरी सिंह, लेकिन जो मेजोरिटी पॉपुलेशन थी वो मुस्लिम थी, क्योंकि उस वक्त कश्मीर की पॉपुलेशन में 70% मुस्लिम थे। तो पाकिस्तान को लगता था कि कश्मीर को पाकिस्तान में मिलना चाहिए, मगर राजा हिंदू था, तो कहीं ना कहीं भारत को भी उम्मीदें थी कि कश्मीर भारत में मिलेगा। और अंत में कबायली अटैक होता है। साथ ही साथ कश्मीर की सेना की खुद की, जो राजा की सेना है उसकी खुद की एक टुकड़ी राजा की सेना के खिलाफ विद्रोह कर देती है और कबायलियों के साथ जुड़ जाती है और हमले में उनका साथ देती है और उनके साथ अटैक को और बढ़ा देती है। इन सभी कंडीशंस के बीच में राजा भारत की मदद मांगते हैं। भारत मदद करने के लिए एक ही शर्त रखता है कि हम आपकी तभी मदद करेंगे जब आप अपना विलय भारत में कर देंगे। उसके बाद कश्मीर के महाराजा राजा हरी सिंह भारत में अपना विलय करते हैं। उसके बाद भारतीय सेना जाती है। 1948 का युद्ध होता है। सीज फायर के बाद कश्मीर फिर दो भाग में टूटता है, जिसमें से एक भाग बनता है आज़ाद कश्मीर, या पाकिस्तान के लिए उसे आज़ाद कश्मीर कहा जाता है और भारतीय उसे पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर कहते हैं। और साथ ही साथ पाकिस्तान जिस हिस्से पर पाकिस्तान का कब्जा होता है उसे आज़ाद कश्मीर कहता है, और जिस हिस्से पर भारत का अधिकार होता है उसे वो इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर कहता है। लेकिन दोस्तों, ये तो था कश्मीर का सिर्फ इंट्रोडक्शन। अगले भाग यानी पार्ट 3 में हम देखेंगे कश्मीर का पूरा मुद्दा, 1948 की जंग और जंग के बाद सीज फायर, और सीज फायर के बाद हुए यूएन का इंटरवेंशन कश्मीर मामले में। और साथ ही साथ हम बात करेंगे नौशेरा के शेर ब्रिगेडियर उस्मान की। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब और शेयर करना बहुत जरूरी है। जैसे आप खाना खाना नहीं भूलते, वैसे सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर।